हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि अगर आप 12th में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक होंगे। देखिए, कुछ चैप्टर्स हैं, उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, कुछ चैप्टर के 1 क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि चारों चैप्टर के हम 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी लाइक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो इसी तरह से मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूँगा। लाइक जो है वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, ठीक है। लाइक से क्या होता है, मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ नए नए वीडियोस लाने की का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सबसे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है ठोस अवस्था, ठीक है, इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। इससे पहले मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, तो आप लोग सर्च कीजिए कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने के चांसेस 90% होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। आप सभी को पता है कि जो कांच होता है वो ठोस होता है, लेकिन इसे अतिशीतित द्रव क्यों मानते हैं। देखिए, क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि कांच ठोस तो है, लेकिन यह ठोस होते हुए भी द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। जैसे द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। यानी कि इसमें जो है द्रवों के समान प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ मोटा होता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो कांच में द्रवों के समान प्रवाहित होने का गुण होता है। अगर कहीं कांच की खिड़की लगी है तो आप लोग देखेंगे बहुत दिनों बाद क्या होगा, कांच का जो निचला तल होता है, खिड़की का जो निचला तल होगा वो थोड़ा मोटा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो है थोड़ा थोड़ा प्रवाहित होकर जो कांच के मॉलिक्यूल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तली पर, ठीक है, इसीलिए कुछ मोटा हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, तो क्योंकि कांच जो है वो ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। इसमें द्रव के समान प्रवाहित होने का गुण होता है। ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से ही है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो अगर गलित अवस्था में है, ठीक है, तो वो विद्युत के चालक होंगे, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह होगा। और अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्यों? ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। क्यों? तो इसको मैं लिखूंगा, आप लोग साथ साथ लिखिएगा। तो देखिए, गलित अवस्था, गलित अवस्था के क्रिस्टल, ठीक है, गलित अवस्था में आयनिक ठोस, आयनिक यौगिक लिख सकते हैं, यौगिक वियोजित होकर, वियोजित, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आप समझिए सिर्फ। वियोजित होकर मुक्त आयन, मुक्त आयन देते हैं, देते हैं तथा विद्युत चालन करते हैं। विद्युत चालन का मतलब इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो विद्युत चालन करते हैं, करते हैं। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में आयन, ठीक है, आयन गति करने के लिए, गति करने के लिए मुक्त नहीं होते, मुक्त नहीं होते, ठीक है, नहीं होते हैं। अब आप लिख सकते हैं अतः ये ठोस अवस्था में, अतः ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में
विद्युत चालन नहीं करते हैं, विद्युत चालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो देखिए सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी चालक में, जैसे कोई चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान आवेश जो है वो गतिमान होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसमें गतिमान होते हैं, तब उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो देखिए गलित अवस्था में आयनिक यौगिक जो है वो वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते, यानी कि उनमें बॉन्डिंग हो जाती है और वो बंधे रहते हैं, तो वो उतना ज्यादा गति नहीं कर सकते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। जैसे देखिए यहां पर समझिए, ठोस अवस्था, मान लीजिए कोई आयन ठोस अवस्था में है, ठीक है, और गलित अवस्था, दो चीजें मैंने आपको बताया यहां पर, गलित अवस्था, ठीक है। तो ठोस अवस्था में मान लीजिए आयनिक ठोस का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं NaCl, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक ठोस का एग्जांपल है। अब देखिए ये ठोस अवस्था में है, तो आप जब लोग नमक लेकर आते होंगे, जो खड़ा नमक होता है, पीसा नहीं होता है, जब वो लेकर आप आते होंगे तो वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, इसमें जो आयन होते हैं, जैसे अगर गलित अवस्था में देखा जाए तो NaCl जो है वो Na+ और Cl- आयन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर इसे हम पानी में डाल दें NaCl को, तो क्या होगा, ये Na+ और Cl- आयन में वियोजित हो जाता है, और इसी के कारण इसमें क्या होता है, ये विद्युत के चालक होते हैं। देखिए गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं, तो देखिए ये NaCl एक आयनिक यौगिक है, जब इसे गलित अवस्था में करेंगे तो ये Na+ और Cl- आयन देगा, तब ये विद्युत का चालन करेंगे, यानी कि इनमें धारा का प्रवाह होगा। जबकि ठोस अवस्था में क्या होता है, ये जो आयन होते हैं Na+ Cl- ये होते तो हैं लेकिन ये गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल था आंसर था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दूसरे चैप्टर विलयन से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए आपको पता है कि इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ऐसे में जो थ्योरीज हैं वो बहुत कम आती हैं, यानी कि उत्तरीय प्रश्नों में। तो देखिए ये एक थ्योरी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, नाम से क्या लग रहा है, सम का मतलब बराबर, परासारी का मतलब परासरण दाब, ठीक है। तो देखिए ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। यानी कि वे विलयन जिनके परासरण दाब जो हैं वो समान ताप पर समान होंगे, उन्हें हम समपरासारी विलयन कहेंगे। और एक नोट लिखिए कि दो समपरासारी विलयन, मान लीजिए हमने दो समपरासारी विलयन को लिया है और उसे अर्ध का पारगम झिल्ली द्वारा हम उसे पृथक कर रहे हैं, तो उसमें परासरण नहीं होगा, ठीक है। परासरण एक क्रिया है जो आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखिए यही कहा गया है, समपरासारी विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, समपरासारी विलयन कहलाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, केमिस्ट्री में विशिष्ट चालकता जो है थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में। उसमें किससे डिनोट करते थे, उसमें हम सिग्मा से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो देखिए किसी चालक, बहुत सिंपल है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, डेफिनेशन वही है, ठीक है, के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं, कहते हैं। अब ये तो होगा डेफिनेशन, यानी कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और यही डेफिनेशन हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो देखिए इसे ग्रीक अक्षर एक है जिसको हम लोग कहते हैं कप्पा, ये कुछ के की तरह बनता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसे हम कहते हैं कप्पा, से प्रदर्शित करते हैं या से निरूपित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, से निरूपित करते हैं।
यानी केमिस्ट्री में हम विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1 अपान रो। ये जो रो है ये कप्पा का व्युत्क्रम हो चुका है, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा विशिष्ट चालकता का, ठीक है। कप्पा इक्वल टू 1 अपान रो, जहां रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट कर सकें, आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। तो लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, देखिए विशिष्ट चालकता, ठीक है, का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या इसे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपल है। ओम का क्या होता है, ओम को कुछ हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, देखिए ये ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या एक प्रकार एक इसका मात्रक और है, या इसी को हम लिख सकते हैं साइमन, यस है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तीनों मात्रक इसी के हैं, ठीक है, होता है। तो याद रखिएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अगर आप लिखना चाहें, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इस प्रकार से ओम बना दीजिए। यह साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगर पूछा जाता है तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे देंगे अगर आपको पता है तो। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 की विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है जिसका नाम है वैद्युत रसायन, ठीक है। जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया वो भी वैद्युत रसायन का ही है। तो देखिए कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट जिसे हम डिनोट करते हैं CuSO4 से, इस विलयन में अगर हम लोहे की कील डाल दें तो क्या होगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। देखिए सक्रियता श्रेणी एक होती है, उसको मैं आपको जब समझाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है, यानी कि लोहे की सक्रियता ज्यादा होती है, तो लोहे के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। सिंपल है, रीजन आप लोग याद रखिए बस। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन आता है जो कि चौथे चैप्टर से है, जिसका नाम है रासायनिक बलगत। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। यानी कि यह एक अभिक्रिया दी गई है, आपको बताना है ये किस कोट की अभिक्रिया। जैसे कई कोट होते हैं, शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, तो किस कोट की अभिक्रिया है और इसका मात्रक भी आपको लिखना है। जिस कोट की अभिक्रिया है उसका मात्रक लिखिए। तो अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया आंसर लिख रहा हूं, अभिक्रिया किस कोट की है, शून्य कोट की है। तो आप लोग लिखिए अभिक्रिया शून्य कोट की है, ठीक है, शून्य कोट की है। अब शून्य कोट की क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा आप लोग कि अगर कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो वो अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। देखिए H2 + Cl2 = 2HCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो ये शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये आपका देखिए बैलेंस है या नहीं, तो देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, H के आगे 2 लिखा है। Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी Cl क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा बन चुका है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब प्रकाश में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। अब अभिक्रिया की जब शून्य कोट की है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वेग स्थिरांक की इकाई, इसके वेग स्थिरांक की इकाई होगी क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है, होगी। तो जब अभिक्रिया शून्य कोट की है तो इसके वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी, क्योंकि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। ये ला है, ठीक है, सही से लिख दीजिएगा, इस प्रकार से ये ला है, ठीक है।
तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी। तो आई होप कि आपको ये 6 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुके होंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक ये 6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोग समझ गए होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इसी तरह के और भी आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं।